हे गाइस, सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का हिंदी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 जिसका नाम है नमक का दरोगा। ठीक है, चैप्टर 2 का हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने कर लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 में ये पढ़ा था कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, जो पंडित आरोपी दिन थे। ठीक है, और अभी उन्हें अदालत में जाना है। ठीक है, तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो अदालत में पहुंचने की देरी थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे। यहाँ पे विस्मित का मतलब होता है सब लोग चकित हो गए। ठीक है, अचंभित हो गए। इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों यह काम किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आया। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गया। इधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शास्त्र। गवाह थे किंतु लोभ के डावाडोल। यहाँ पे क्या है कि जो पंडित है उनके पास बहुत ही ज़्यादा धन है, तो लोगों को ये आश्चर्य नहीं हुआ कि उसने ऐसा कार्य क्यों किया। लोगों को आश्चर्य इसलिए हुआ कि आखिर उसे पुलिस पकड़ कैसे ली। ठीक है, उनके पास तो इतना धन है, वो पुलिस को पैसे दे करके भी छुड़वा सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि दरोगा जो था वो सत्य के राह पे चलने वाला था। ठीक है, वो उसने कभी लालच नहीं किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि वकील जो था, बहुत सारे वकील एक साइड थे कि पंडित जी को छुड़वा लेंगे। ठीक है, लेकिन जो पुलिस वाला था उसके पास कुछ भी ना था। ठीक है, सत्य के सिवा, और गवाह थे परंतु उसको डर नहीं था, परंतु ऐसा बात था कि वो जो गवाह थे उनको अगर थोड़े से पैसे दिए जाए तो वो अपनी बातों से मुकर सकते थे। ठीक है, लालची थे वे सारे लोग। ठीक है, इसलिए उनके पास केवल अपना सत्य था और थोड़े से भाषण था कि वो क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा उनके पास कुछ ना था। आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। किंतु जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मिनिस्टर ने अपनी तजवीज़ लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। इसका मतलब फैसला। ठीक है, तो जो वकील था उन्होंने क्या बताया कि जो पंडित आलोपी के दिन के विरुद्ध प्रमाण प्रस्तुत गए हैं, ठीक है, वो क्या है, निर्मूल और भ्रमात्मक है। मतलब वो किसा बेबुनियादी है। ठीक है, वो बिना किसी आधार पे उसे बोला गया है। और भ्रमात्मक का मतलब है संदेह के बल पे। ठीक है, केवल उन्हें संदेह था परंतु वो सत्य नहीं बोल रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पंडित था वो छूट गया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक बड़े भारी व्यापारी हैं, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अन्य अंत में क्या बोला गया कि जो वंशीधर है उसकी बात सत्य नहीं है, परंतु वो उनसे प्रसन्न है कि वो हमेशा सचेत रहते हैं और क्या रहते हैं कि हमेशा एक्टिव रहते हैं। परंतु क्या है कि उन्होंने उनके कारण किसी भले मनुष्य को तकलीफ हुई। ठीक है, अंत में ये फैसला सुनाया गया। आगे पढ़ते हैं। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियों, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले ढाले लोगे एक भी सच्ची आदर के पात्र नहीं हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि जो वंशीधर थे उनको लोगों ने बहुत ही खड़ी खोटी सुनाई, क्योंकि उनका जो प्रस्ताव था वो खारिज हो गया था। उन्हें असत्य को झेलना पड़ा था। ठीक है, तो उनका क्या था, संसार के मोह माया से, ठीक है, और वो जो जैसा संसार है उसके चरित्र से उनका पहली बार सामना हुआ था। ठीक है, कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसे हैं। ठीक है, तो उनका लोगों पर से विश्वास उठ गया कि जो कोर्ट में भी हैं, वकील हैं, वो सब भी झूठे ही हैं। ठीक है,
तो उनका क्या था, उनको बहुत ही ज़्यादा खेद हुआ इन सब बातों का, उनको बहुत ही बुरा लगा कि लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लोग भले ही पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाइयों से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। इधर को क्या है कि कुछ दिनों के लिए पद पर से हटा दिया गया, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि वो बहुत ही दुखी हो गए, ठीक है, उनका मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया और वैसे अपने हृदय को, मतलब अपने दुखी मन को ले करके वे अपने घर को लौटने लगे, ठीक है। मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चला है, पढ़ना लिखना सब आकार्थ गया। आकार्थ का मतलब होता है व्यर्थ गया या फिर बेकार गया, ठीक है। तो मुंशी जी जो हैं वो उन्हें समझा रहे हैं कि मतलब उन्हें बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि इतनी ईमानदारी सही नहीं, परंतु तुमने मेरी बात ना मानी, अब देखो क्या हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। के कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। उनके पिताजी को यह पता चला, वंशीधर के पिताजी को यह पता चला कि उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे इसलिए भेजा है क्योंकि उन्होंने ये सब काम किया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सच्चाई के रास्ते पे चला है। तो वो बहुत ही गुस्से में हो गए और उन्होंने कहा कि जी करता है कि मैं अपना और तुम्हारा दोनों का सर फोड़ दूं, ठीक है। और उनके माता का सपना था कि वो तीर्थ यात्रा पे जाए, वो भी चूर हो गया, ठीक है, यानी कि मिट्टी में मिल गया। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इस समय उनके दरबार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित आलोपी दिन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कैसे ना मुँह दिखावे। क्या करें, लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। एक शाम क्या हुआ, जब 1 हफ्ता बीत गया, उसके बाद एक शाम को मुंशी जी बैठ करके पूजा आराधना कर रहे थे। तो उस समय पंडित आलोपी दिन वहाँ पे पहुँचे। तो जो मुंशी जी थे वो जाके उनके पैर पड़ने लगे और उनसे बोलने लगे कि मेरा सर तो झुक गया है, अगर लड़का ऐसा कुछ काम ना किया होता तो मुझे आपसे मुँह छिपाना ना पड़ता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसा संतान ना दे, आलोपी दिन ने कहा। नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए, मुंशी जी ने चकित होकर कहा। ऐसी संतान को क्या कहूँ। यहाँ पे क्या है कि गलती सारी आलोपी दिन की है, परंतु क्या है कि जो मुंशी हैं वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, भले ही हम नीच संतान रह ले, हमारे पास कोई संतान ना हो, परंतु ईश्वर ऐसी संतान ना दे। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो सच्चा है उसको इतनी ज़्यादा कुटिलता सहनी पड़ रही है और जो झूठा है उसको इतनी ज़्यादा मान सम्मान मिल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आलोपी दिन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुष की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए इतनी कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छ से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किए तो आपने। मैंने सबको अपने और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ा है। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने आलोपी दिन को आते देखा और उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो आलोपी दिन है उनको अपने बातों पे, उनको अपने कार्य पे लज्जा आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं कि वो वंशीधर से बोल रहे हैं कि बहुत लोगों को देखा, बहुत ही अमीर लोगों को देखा और उन्हें अपने पैसों के जरिए गुलाम भी बनाया, किंतु आप जैसा दरोगा ना देखा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की यह ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैला धुल गया। जी की ओर उड़ती दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। आते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बड़ी में जकड़ा हुआ था।
बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। आलोपी दिन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। क्या है कि जो आलोपी दिन हैं वे वंशीधर से माफ़ी मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है, ठीक है। नदी तट पर प्रार्थना स्वीकार नहीं की, मतलब वहाँ पे उन्होंने ये प्रार्थना किया था कि मुझे हिरासत में मत लीजिए, ठीक है। पर यहाँ पे क्या प्रार्थना कर रहे हैं वो आगे हम पढ़ते हैं। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि ना होगी। आलोपी दिन ने एक स्टॉप लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा ना कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। वो अपने माफ़ी मांगने के लिए क्या किए कि वंशीधर को उनके पद को वापस कर दिया, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि आप जब तक इस पद को स्वीकार ना करेंगे मैं आपके द्वार से हटूंगा नहीं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। उस जो खत में क्या था, उस कागज़ के अंदर सारे उनके जितने भी जायदाद थे उसे क्या किया था, आलोपी दिन ने उनको उनके नाम कर दिया था, ठीक है। 1000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपनी स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी समर्था नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद को मैं योग्य नहीं हूँ। यानी कि वो उन्होंने अपने पद को वंशीधर को दे दिया, ठीक है। उसमें क्या था, 6000 वार्षिक वेतन यानी कि पूरे साल में 6000 रुपये मिलेंगे, रोज़ का खर्चा अलग, सवारी के लिए घोड़ा भी, रहने को बंगला भी, नौकर चाकर भी, सब कुछ मुफ्त था, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आलोपी दिन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्यों के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। आलोपी दिन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथों में देकर बोले, न मुझे वीर की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है, इसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वहीं नदी के किनारे वाला बेमुखरोवत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। की आंखें डबडबा गई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथों से मैनेजर के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। पे क्या हुआ कि शुरू में तो उन्होंने उनको गिरफ्तार किया और फिर क्या हुआ कि उन्हें कोर्ट में ले जाया गया, परंतु वो अपने पैसों के दम पर छूट गए। परंतु पंडित आलोपी दिन को बहुत ज़्यादा लज्जा आई इस बात पर, ठीक है, कि एक इतना ईमानदार आदमी जो अपने ईमान को इतने सारे पैसों के लिए बेचा नहीं, ठीक है, उसके सामने मैं अपने पैसों का हुक्म जमा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी, इनको उसका मैनेजर बना दिया और उनको मतलब हर वो चीज़ दे दी जिसके वो हकदार थे, ठीक है। और फिर लास्ट में उन्होंने क्या किया कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित हो गए, यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और खुश होकर उन्हें गले लगा लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ईमानदारी की जीत हुई, ठीक है। यानी कि आप अपने जीवन में जब तक ईमानदार रहेंगे तब तक ईश्वर आपका साथ देगा। आपको कुछ भी हो परंतु आपके साथ हमेशा ईश्वर रहेगा, आपको कभी भटकने नहीं देगा, ठीक है। आगे अब ख़त्म हो गया ये चैप्टर। अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।